अब ये मुद्दा बढ़ गया है डिलिमिटेशन की तरफ। और मैं दर्शकों को बता दूं ये बात कि अभी 543 सीटें हैं और ये 1971 से ये आंकड़ा फ्रीज है। पहले जो फॉर्मूला था कि 10 लाख पर एक लोकसभा सीट बनती थी और उसके बाद में ये 2002 तक मतलब 1976 में इसको संविधान में संशोधन करके उसको फ्रीज किया गया। 2001 में वापस ये कहा गया कि 2026 तक यथास्थिति बनी रहेगी। तो अब जब ये योगेंद्र जी ये रेजोल्यूशन पास होता है कि अगले 30 साल तक इसको यथास्थिति बना के रखी जाए, जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भाई अभी हम ऐसी कोई मतलब काम करने नहीं जा रहे हैं, हम कोई सीटें नहीं घटेगी दक्षिण भारत की, ये उन्होंने तमिलनाडु में जाकर कहा बात। लेकिन बात मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे कि एक तो डिलिमिटेशन तब होगा जब जनसंख्या होगी, पहले तो जनसंख्या ही नहीं करवाई सरकार ने, क्योंकि 2026 के बाद जो जनसंख्या होगी तब जाके डिलिमिटेशन होगा। तो जो डर तमिलनाडु का ये है कि उत्तर भारत के जो राज्य हैं उनके पास ज़्यादा सीटें हो जाएँगी, बल्कि पूरे मेजॉरिटी के लिए उनके पास सीटें हो जाएगी। अगर आप एक हिसाब अगर 543 सीटें भी रखते हैं अगर और उसमें अगर आबादी के हिसाब से बँटवारा होता है, तो लगभग 259 मतलब मेजॉरिटी के बराबर की सीटें हिंदी राज्यों में होगी। और क्योंकि बीजेपी इस समय स्ट्रॉन्ग है, इस समय उत्तर भारत में, तो उसको एक तरह से बहुमत आराम से मिल जाएगा। तो क्या आप ये जो पूरी बातचीत चल रही है, इस पर आपके क्या विचार हैं? इस पे मिलिंद भाई, मैं उनकी चिंता को वाजिब मानता हूँ। दक्षिण भारत की केवल तमिलनाडु की चिंता नहीं है, तमाम दक्षिण भारत के राज्यों की चिंता है। और चिंता ये है कि अगर संविधान में 2026 का जब भी, जैसे अगले साल जनगणना हो जाएगी 2026 में, उसके बाद एक विकल्प होगा कि नए तरीके से परिसीमन किया जाए। परिसीमन में दो काम होते हैं। एक तो बाउंड्री नए तरीके से बनाई जाती है, जैसे 2007 में हुआ था। वो तो सामान्य काम है, होगा ही होगा। राजस्थान की 25 सीट है तो 25 में जयपुर की सीट जो है वो और छोटी हो जाएगी, क्योंकि वहां जनसंख्या बढ़ी है। कुछ जिलों की कम हो जाएगी, सामान्य काम है जो होगा। मगर असली सवाल है सीटों का राज्यों में आवंटन। इस सवाल को 1971 के बाद से फ्रीज कर दिया गया था। अब उसे ये सवाल जब अटल जी प्रधानमंत्री थे 2001 में, उस वक्त दोबारा खुला कि क्या अब सीटों का नए सिरे से आवंटन किया जाए। अटल जी ने उस वक्त दूरदर्शिता का काम लेते हुए ये कहा कि नहीं, इसको अगले 25 साल और टाल दीजिए। और उस वक्त हम सब लोगों को लगा था कि अब और 25 साल टल गया, इसका मतलब अब ये परमानेंटली टल गया है, अब ये होगा नहीं दोबारा। लेकिन ये तलवार है जो कि लटकी हुई है। आपने अमित शाह जी के बयान का जिक्र किया, बयान उन्होंने दिया है, लेकिन बयान थोड़ा गोलमोल बयान, प्रो रेटा बेसिस पे कम नहीं होगा। अब इसका अर्थ उन्होंने पूछा है तमिलनाडु वालों ने, उन्हें अभी तक जवाब नहीं मिला है। क्योंकि जो तमिलनाडु वालों का डर है वो ये है, तमिलनाडु का ही नहीं, पूरे साउथ इंडिया का, अगर लोकसभा की सीटें 534 बनाई रखी गई, 543 बनाई रखी गई और उसे जनसंख्या के हिसाब से फ्रेश तरीके से बांट दिया गया, तो केरला की 20 सीट घट के 12 हो जाएंगी, तमिलनाडु की 39 सीट घट के 31 हो जाएंगी, कर्नाटका को भी नुकसान होगा, आंध्रा को भी नुकसान होगा, उड़ीसा को भी नुकसान होगा। और सारे की सारी सीटों में वृद्धि होगी मुख्यतः उत्तर भारत में। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, बिहार में, राजस्थान में, इन तमाम प्रदेशों के अंदर, और मध्य प्रदेश वगैरह सब हिंदी इलाकों में वृद्धि होगी। तो उनका डर है, डर वाजिब है, क्योंकि अब वो डेडलाइन आ रही है। और मैं समझता हूं कि इसको देखते हुए अभी से एक राष्ट्रीय सहमति बन जानी चाहिए। अमित शाह जी के बयान से उनका मन संतुष्ट नहीं होता, क्योंकि उनके मन में डर जो है वो ये है कि मान लीजिए अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि ठीक है, केरला की 20 सीट है, 20 बनाए रखेंगे, कोई चिंता मत कीजिए, लेकिन लोकसभा की सीट हम 800 कर देंगे। तो केरला की तो 20 की 20 रहेंगी, तमिलनाडु की 39 की 40 हो जाएंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश की 80 से बढ़ के 125 हो जाएंगी। मतलब व्यवहार में वजन जो है तमिलनाडु, केरला और दक्षिण भारत का कम हो जाएगा। ये सवाल है जिसपे सरकार को एक साफ बयान देना चाहिए। मेरी अपनी राय है, मेरी व्यक्तिगत राय ये है कि अब हम इसे मान लें कि ये हमारे संविधान का हिस्सा है, इससे कोई छेड़खानी नहीं की जाएगी। हम ये मान लें कि देश में एक तरह से संविधान बनने के साथ ही ये एक पैक्ट हो गया था कि उत्तर दक्षिण का ये समीकरण है, संतुलन है, और ये संतुलन हमेशा बनाए रखा जाएगा।
इसी में देश का फायदा है। हर चीज को मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि राष्ट्रीय एकता देश के लिए क्या बेहतर है। 3 भाषा फॉर्मूले का सपोर्ट भी मैं इसलिए करता हूं कि राष्ट्रीय एकता के लिए बहुत अच्छी चीज है, और डिलिमिटेशन को बार अब ना छेड़ा जाए उसका भी इसी आधार पर समर्थन करता हूं। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है मिलिंद भाई, आप समझेंगे इसे, देश में 3 तरह की फॉल्ट लाइन है, दरार है, और वो दरार मोटे तौर पे एक जैसी है। अगर आप देखें, कल्चरल दरार देश की, भाषाई दरार, हिंदी बनाम गैर हिंदी भाषाएं, उत्तर और दक्षिण का है। आप इसे इकोनॉमिक तरीके से देखें, आर्थिक समृद्ध और विपन्न राज्य, मोटे तौर पे दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व, ये वाली लाइन है। मोटे तौर पे आप समझिए, आप अहमदाबाद से हैदराबाद तक एक लाइन खींच दीजिए, मोटे तौर पे ज्यादातर गरीब राज्य उसके इस तरफ हैं, अमीर राज्य दूसरी तरफ है। और तीसरा, ये जो इस वक्त बीजेपी का जो पॉलिटिकल सपोर्ट है वो भी लगभग इसी लाइंस के अकॉर्डिंगली है। और जहां 3 दरारें एक दूसरे से जुड़ती हों, वहां चौथी दरार को उस पे न जोड़ा जाए। और चौथी दरार क्या है? अगर डिलिमिटेशन होता है तो वो उस तरीके से होगा जिसमें एग्जैक्टली दक्षिण के उन तमाम राज्यों को नुकसान होगा, उत्तर के हिंदी बोलने वाले बीजेपी वाले राज्यों को फायदा होगा। ये होने से राष्ट्रीय एकता को एक गंभीर खतरा हो सकता है। दक्षिण भारत में ऑलरेडी एक तरह का रिजेंटमेंट है, और उसको एक शह मिलेगी। तो मैं समझता हूं कि ऐसे मौकों पे, जैसे अटल जी ने कहा किया था, थोड़ा दीर्घकालिक समझदारी का सहारा लेना चाहिए, और ऐसे में दक्षिण भारत की बात का सम्मान करते हुए इसको फ्रीज कर देना चाहिए। नहीं तो योगेंद्र जी, जैसे कि आपने कहा कि दक्षिण भारत की बात का सम्मान करके इसको फ्रीज कर देना चाहिए, लेकिन ये कहीं न कहीं उत्तर भारत के लिए भी तो अनफेयर होगा। हालाँकि दक्षिण भारत का आर्गुमेंट ये रहा है कि हमने चूँकि परिवार नियोजन ठीक से कर लिया, हमारी आबादी नहीं बढ़ी है, इसकी हमको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। पर योगेंद्र जी, आपने जो एक लेख मैंने आपका पिछले साल का जो पढ़ा मैंने, जिसमें आपने ज़िक्र किया था कि जो ये 888 सीटें बनाई गई है नई लोकसभा में, नई संसद में, इससे कहीं न कहीं आपको कोई षड्यंत्र की बू आती है। जी देखिए, इसीलिए शक होता है ना कि कहीं आप सीधे तरीके से दक्षिण भारत की घटाने की बजाय ओवरऑल साइज बढ़ा के वो कर दें। देखने में लगेगा कि केरला और तमिलनाडु की सीटें उतनी ही है, पर उनका अनुपात तो घट जाएगा ना। तो आपने उनका हैसियत, उनका कद, उनका वजन तो घटा दिया। ये तो डर है ही, ये तो शक है ही, सारा खेल इसी से हो रहा है। ये जो पॉपुलेशन का तर्क है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता, दक्षिण भारत का ये जो कहना। क्योंकि देखिए, सच बात ये है कि पॉपुलेशन किसी राज्य में पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी के कारण नहीं रुकी है। एक डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो रहा है, जहां थोड़ा विकास आता है, जहां थोड़ी सी खुशहाली आती है, जिस इलाके में और जिन समुदायों में खुशहाली आती है, वहां वहां पॉपुलेशन अपने आप नीचे आती है। जहां जहां गरीबी बदहाली बनी रहती है, उनकी पॉपुलेशन ज्यादा होती है। दुनिया भर का स्टैंडर्ड नियम है। इसलिए जो हुआ, ऐसा नहीं कि कोई दक्षिण भारत के राज्यों ने कोई बहुत कि जनसंख्या ग्रोथ इसलिए रुकी कि उन्होंने पॉपुलेशन कंट्रोल की नीतियां शानदार तरीके से लगाई, बल्कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के वो कर्व के अलग पॉइंट पे थे। उत्तर भारत एक अलग पॉइंट पे था। वैसे भी ये पॉपुलेशन का तर्क इस्तेमाल करना एक गरीब विरोधी तर्क है, मैं इससे कोई सहमत नहीं हूं। कल को आप ये भी कहेंगे दलितों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, आप तमाम गरीबों की पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, ये सब तर्क होंगे, उससे मैं सहमत नहीं हूं। लेकिन जो उनकी चिंता है, वो चिंता वाजिब है। और उस चिंता को समझने का बेसिक चीज ये है, वो कह रहे हैं ये कि देखो, जब हम देश में आए थे तो एक हमारी समझ थी कि कोई एक वर्ग, कोई एक समुदाय, कोई एक भाषाई समुदाय इस देश के ऊपर एक छत्र राज नहीं करेगा। अब तक ये चल रहा था, क्योंकि हिंदी भाषियों को कम से कम दूसरे राज्यों का लेना पड़ेगा। बीजेपी का भी दबदबा तभी बनता है जब वो उत्तर भारत के अलावा गुजरात और महाराष्ट्र में जीतती है। इस बार उड़ीसा में जीत गई, तब बीजेपी जाके आती है। लेकिन अगर ये हो गया जो आप बता रहे हैं 2026 में, मान लीजिए आज के अनुपात के हिसाब से कर दिया गया, तो इसका नतीजा ये होगा कि उत्तर भारत, हिंदी पट्टी जो है, वो लगभग मेजॉरिटी में आ जाएगी। टेक्निकली मेजॉरिटी से थोड़ा सा कम रहेगी, लेकिन लगभग मेजॉरिटी में आ जाएगी। ये एक तरह से देश के क्षेत्रीय संतुलन को खराब करता है। क्या ये अनफेयर है?
बिल्कुल गिनती के हिसाब से देखें और केवल डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल देखें तो इसमें एक अनफेयरनेस है, वन वोट वन पर्सन वन वेट, हर हर वोट का बराबर वजन हो, इस सिद्धांत का उल्लंघन होता है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन लोकतंत्र में तमाम तरह के सिद्धांत होते हैं, आपको देखना पड़ता है किस समय किस सिद्धांत को कितनी तवज्जो दी जाए। तो एक जो देश की एकता बनाए रखना, उसका जो वजन है वो सबसे ज्यादा होता है। तो मैं उस हिसाब से कह रहा हूं कि ये होना चाहिए। दूसरा एक और भी चीज आप देखिए तो दक्षिण भारत के लोग अक्सर ये कहते हैं, आजकल ये फीलिंग आ गई है काफी राज्यों में, कि देखिए टैक्स तो हम ज्यादा देते हैं लेकिन पैसा उत्तर प्रदेश को ज्यादा मिल रहा है, बिहार को ज्यादा मिल रहा है, टैक्स में तो उनका उतना योगदान नहीं। मैं इस बात को भी गलत मानता हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि बस एक बारगी ये समझौता हो जाए कि आप ये टैक्स का सवाल नहीं उठाएंगे और आप लोकसभा की सीटें बढ़ाने का सवाल नहीं उठाएंगे। ये देश जैसा 1971 में जो बंटवारा था सीटों का, अब जैसा था वैसा ही रहेगा। यही सबसे समझदारी का काम है देश बनाए रखना।